नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन के गठन का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गाइदिन्लिउ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय दल आज से दौरे पर। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ई श्रम पोर्टल पर अब तक असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में भारतीय बाजारों में 19,712 करोड़ रुपए निवेश किए। सिंगापुर और भारत के बीच 29 नवंबर से यात्री उड़ानें फिर से शुरू होंगी। कोलकाता में तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रन से हराया और ATP टेनिस फाइनल्स का खिताब जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 अरब 10 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपसे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। सावधानी के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 29वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है, उस जहाज का नाम बताएं जिसके कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह शुरू हुआ। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस जहाज का नाम बताएं जिसके कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह शुरू हुआ। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in और व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से सुन लें 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन के गठन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंतर संचालन प्रौद्योगिकी से देशभर के पुलिस बलों का कौशल बढ़ेगा। लखनऊ में कल पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने घटनाओं के विश्लेषण और केसवार जांच तथा अनुसंधान का आह्वान किया ताकि इनसे सीखने की संस्थागत व्यवस्था विकसित की जा सके।
श्री मोदी ने खुफिया ब्यूरो के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक और महानिरीक्षक तथा केंद्रीय सशस्त्र बलों के महानिदेशक शामिल हुए। इसमें देश भर के खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गाइदिनल्यू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 15 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की इस परियोजना को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिनल्यू के जन्मस्थल लुआंग काओ में उनके नाम पर संग्रहालय बनाने का फैसला किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस महीने की 15 तारीख से आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल तमिलनाडु के वर्षा प्रभावित जिलों का दौरा करेगा और क्षेत्र में हुई क्षति का आकलन कर केंद्र सरकार को सिफारिश करेगा। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि यह दल आज से क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू कर देगा। केंद्रीय दल 24 नवंबर को दिल्ली लौटने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। राज्य के मुख्य सचिव वीआई अंबु के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने कल केंद्रीय दल के साथ बैठक की। तमिलनाडु सरकार ने वर्षा से हुई क्षति की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से 2,629 करोड़ रुपए की मांग की है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद वित्तमंत्री के रूप में ये उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के पहले दिन आज श्रीनगर के राजबाग क्षेत्र में आयकर भवन से आवासीय परिसर का उद्घाटन करेगी। वे जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी बातचीत करने वाली है। वित्त मंत्री बाद में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और मिशन यूथ कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे में गोरखपुर और कानपुर में पार्टी के बूथ प्रमुखों सहित कई बैठकों में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि श्री नड्डा गोरखनाथ मंदिर में पूजा से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और फिर रात में लखनऊ पहुंचने से पहले कई पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री नड्डा कल कानपुर का दौरा करेंगे। राज्य में अगले साल की शुरुआत में 4 अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने परिपत्र में कहा है कि पर्यावरण विभाग ने तुरंत प्रभाव से सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के बाद ये निर्देश दिया गया। निदेशालय ने कहा कि पहले से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन अध्यापन कार्य और 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर को सभी स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की थी। कोविड महामारी के कारण स्कूल लगभग 19 महीने तक बंद रहने के बाद 1 नवंबर को ही खुले थे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन के गठन का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गाइदिनल्यू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय दल आज से दौरे पर। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ई श्रम पोर्टल पर अब तक असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में भारतीय बाजारों में 19,712 करोड़ रुपए निवेश किए। सिंगापुर और भारत के बीच 29 नवंबर से यात्री उड़ानें फिर से शुरू होंगी।
कोलकाता में तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 73 रन से हराया और एटीपी टेनिस फाइनल्स का खिताब जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता। असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगार अभी तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। इसके शुरू होने के बाद से पिछले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकरण में तेजी आई है। पंजीकरण में ये बड़ी सफलता श्रम तथा रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के एकीकृत कमान और नियंत्रण तथा नियमित निर्देशों और निगरानी के कारण मिली है। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कर्मियों का पंजीकरण जनसेवा केंद्रों या राज्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। पिछले 12 सप्ताह के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर महीने में भारतीय बाजारों में अब तक 19,712 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार निवेशकों ने 1 नवंबर से 18 नवंबर के बीच 14,051 करोड़ रुपए शेयर में और 5,661 करोड़ रुपए ऋण क्षेत्र में निवेश किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आकस्मिक और लघु अवधि की चुनौतियों के बावजूद भारत ने निवेशकों के लिए अच्छे लाभ अवसर उपलब्ध कराए हैं। सिंगापुर और भारत के बीच निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू होंगी। सिंगापुर के नागर विमानन प्राधिकरण ने बताया कि कोविड टीका लगवा चुके लोगों को यात्रा की अनुमति VTL 29 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके तहत चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से प्रतिदिन 6 उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। टीका लगवा चुके लोगों के लिए यात्रा पास संबंधी आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। विमानन कंपनियां दोनों देशों के बीच गैर VTL उड़ान भी संचालित कर सकेंगी। हालांकि इन उड़ानों से आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य जांच संबंधी मौजूदा नियमों का अनुपालन करना होगा। INS विशाखापट्टनम कल मुंबई में नौसेना बंदरगाह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS विशाखापट्टनम विध्वंसक प्रक्षेपास्त्र से लैस है और नौसेना ने स्वदेशी तकनीकी के आधार पर देश में ही इसका निर्माण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हिंद प्रशांत मार्ग का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सागर की नीति उन मूल्यों का प्रतीक है जो भारत को एक स्वदेशी जहाज निर्माण केंद्र के रूप में बनाने के हर अवसर को खोलते हैं। श्री सिंह ने भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 41 जहाजों और पनडुब्बियों में से 39 का भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्माण करना आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गोवा में पणजी में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कल पहले दिन देश भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिक्स फिल्म महोत्सव के शुरुआती सत्र में रूस के फिल्म निर्देशक विक्टर रेजाकोव द्वारा निर्देशित डिया डी लिस म्यूर्तोस फिल्म को दिखाया गया। हिंदी फिल्म धमाका की विशेष स्क्रीनिंग की गई। फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रसन्नता व्यक्त की। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आकर और ये मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी फिल्म खुद शोकेस हो रही है, स्क्रीन हो रही है यहाँ पे धमाका। तो इससे पहले मैं फैन की तरह यहाँ पे बहुत बार आया हूँ दूसरी फिल्में देखने के लिए। पहली बार मैं अपनी फिल्म यहाँ पे लेकर आया हूँ एंड आई एम सो ग्लैड कि इसी ने हमारी फिल्म को शोकेस करने का डिसीजन लिया और बहुत ऑनर है पूरी टीम के लिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि धमाका यहाँ पे शोकेस की जा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है बिकॉज ये सवाल आता है कि OTT या थिएटर, और मैं हमेशा से ये जवाब देता आ रहा हूँ कि थिएटर एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ये दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। आंखों में जो पानी सा है धीरे धीरे बह जाएगा, जिसके पीछे भागा था तू तेरे पीछे रह जाएगा। खोया पाया तूने है क्या, अब तू काहे गिनती करे, जीना था जब जिया नहीं, अब जीने की विनती करे।
सिनेमाई कला के मास्टर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रसून जोशी के साथ मास्टर क्लास आयोजित की गई, लेकिन पहले दिन का मुख्य आकर्षण 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता रही। इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश के सृजनशील 75 प्रतिभाओं को एक साथ आने का अवसर मिला है। इनमें बिहार के 10वीं कक्षा के छात्र 16 वर्षीय आर्यन कुमार सबसे कम उम्र के प्रतिभागी हैं। आर्यन ने फिल्मों के प्रति बढ़ी अपनी रुचि के बारे में बताया। मेरा नाम आर्यन हुआ और मैं पटना से हूँ और मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। फिल्म मेकिंग मैंने क्लास 7th में था, तब से ही मैंने फिल्म मेकिंग शुरू कर दिया था। बिहार में एक ऑर्गेनाइजेशन है चिलकारी बिहार बाल भवन, तो उन लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया था FTIA के कोलैबोरेशन से, जिसमें FTI के एक फैकल्टी आए थे और उन्होंने 10 दिन का वर्कशॉप लिया। उसके पहले फिल्म मेकिंग क्या होता है कुछ नहीं पता था मुझे, और उस 10 दिन के वर्कशॉप में मैंने फिल्म मेकिंग सीखा। थ्योरी पार्ट था, बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड था, लेकिन उसके बाद मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो उसके बाद फिर से मैंने काम करना शुरू किया और अभी तक मैंने शॉर्ट फिल्म लगभग 15 या 20 बना ली है, और जिसमें से बहुत सारे फिल्म्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट हुए हैं। समारोह में आज भी कई फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग की शुरुआत राजीव प्रकाश द्वारा निर्देशित वेद और अमोर बरुआ द्वारा निर्देशित सेमखोर के प्रदर्शन से होगी। ATP टेनिस फाइनल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने कल रात विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव को 6-4, 6-4 से हरा दिया। ज़ेवरेव ने दूसरी बार ATP फाइनल्स का खिताब जीता है। उन्होंने सेमीफाइनल में विश्व के पहले नंबर के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने कोलकाता में न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। अब दोनों टीमें कानपुर में बृहस्पतिवार से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में आमने सामने होंगे। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जो लक्ष्मीबाई महारानी की एक बलिदानी है, योद्धा मर्दानी है, वीरांगना झलकारी बाई की अमर कहानी है। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई को, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र और सलाहकार के रूप में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख सेनानी बनकर उभरी। झलकारी का जन्म झांसी के निकट भोजला गांव में सदोबा सिंह और जमुना देवी के घर हुआ था। झलकारी पाठशाला तो नहीं गईं, लेकिन उन्हें बचपन से ही हथियार चलाने और घुड़सवारी का पाठ पढ़ाया गया था। झांसी के घर घर में उनकी वीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि एक बार जब डाकुओं ने गांव में डाका डालने का प्रयास किया तो झलकारी ने अकेले ही उन्हें भगा दिया। ये भी कहा जाता है कि जब एक बार जंगल में बाघ ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले में एक उत्सव समारोह के दौरान झलकारी को देखा तो उनमें अपने जैसी समानताएं देखकर हैरान रह गईं। जब रानी को झलकारी की बहादुरी के कारनामों के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत उन्हें सेना की महिला शाखा में शामिल कर लिया। 1858 में जब ब्रिटिश फील्ड मार्शल ह्यू हेनरी रोज ने झांसी पर हमला किया
तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 4000 सैनिकों के साथ अपने किले से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया, लेकिन उन्हें अपने ही कमांडर ने धोखा दिया, जिससे उनकी हार निश्चित हो गई। अपने सेनापतियों की सलाह पर लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर चुपचाप झांसी से निकल गईं। झलकारी बाई भेष बदलकर जनरल रोज के शिविर के लिए निकली और खुद को रानी घोषित कर दिया। इससे दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही और लक्ष्मीबाई को बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रोज ने पूछा साथ में तेरे कैसा करे व्यवहार, हाँसी दे दो झलकारी ने कहा ये बारंबार। झलकारी बाई अपनी रानी की रक्षा करते हुए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए 4 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। रोज कहे यदि ऐसी होए 1% ना, छोड़ के नीचे ही जाएंगी ये ब्रिटिश सरकार। झलकारी बाई की वीरता ने लाखों लोगों के अनुकरण के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। ग्वालियर में सम्मान स्वरूप उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। 2001 में भारत सरकार ने झलकारी बाई को श्रद्धांजलि देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। अपने लोगों और अपने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाली इस महान योद्धा को हमारा सलाम। आज हम राष्ट्रवादी शांति घोष की जयंती भी मनाते हैं, जिनका जन्म 22 नवंबर 1916 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। शांति घोष कोमिला में छात्री संघ की संस्थापक सदस्य थीं और क्रांतिकारी संगठन जुगंतर पार्टी में शामिल हो गई थीं। 16 वर्षीय शांति घोष अपनी हम उम्र सुनीति चौधरी के साथ 14 दिसंबर 1931 को कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस को क्रिसमस से पहले कैंडी और चॉकलेट पेश करने के बहाने उनके कार्यालय गईं। स्टीवंस ने कैंडी खाई और कहा, ये स्वादिष्ट है। घोष और चौधरी ने शॉल के नीचे छिपाई गई पिस्तौल निकाली और कहा, अच्छा ये कैसी है मिस्टर मैजिस्ट्रेट, और इसके साथ ही उन्होंने मैजिस्ट्रेट पर गोली चला दी। दोनों लड़कियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और खड़गपुर के हिजली डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। हालांकि 1939 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच आम माफी के बारे में वार्ता के परिणाम स्वरूप उन्हें 7 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद घोष ने बंगाली महिला कॉलेज में दाखिला लिया और राजनीति में शामिल हो गईं। वे 1952 से 1962 और 1967 से 1968 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद की सदस्य रहीं। वे 1962 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य रहीं। शांति घोष 1989 में अपनी मृत्यु तक देश की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान देशभक्त को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। लिख देंगे भारत की उड़ान, आजादी की हर पहचान, नव भारत की लोरी लिखकर रखेंगे कल की नींव। बच्चे बच्चे में बो देंगे देशभक्ति का बीज, देशभक्ति का बीज। अमृत महोत्सव लेकर आया है लोरी लेखन प्रतियोगिता। भाग लेने के लिए amritmahotsav.nic.in पर रजिस्टर करें। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में मौसम साफ रहेगा, जबकि मुंबई और चेन्नई में वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम और पुद्दुचेरी में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला में बादल छाए रहेंगे। शिलांग और गंगटोक में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन को अखबारों ने अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, पुलिस को तकनीक से जोड़े, स्मार्ट पुलिस की नियमित समीक्षा हो। वीर अर्जुन की सुर्खी है, पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन का हो गठन। कृषि कानूनों की वापसी पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, बुधवार को कैबिनेट करेगी फैसला। उधर पंजाब केसरी की टिप्पणी है, नई मांगों पर अड़े किसान, पीएम मोदी को लिखा पत्र। लोक सत्य लिखता है, राजस्थान में गहलोत मंत्रिपरिषद में 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। सचिन पायलट ने कहा, अब दलित प्रतिनिधित्व से मंत्रिमंडल की कमी दूर हुई। स्वदेश निर्मित आईएनएस विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने पर नवभारत टाइम्स का कहना है, समुद्री ताकत बढ़ी, ब्रह्मोस से लैस और छिपकर वार करने वाला बाहुबली पोत नौसेना को मिला। दैनिक जागरण की खबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए सरकार की नई मुहिम। भुगतान अवसंरचना विकास निधि PIDS योजना से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाली मशीन POS में वृद्धि पर दिया जाएगा जोर। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। उस जहाज का नाम बताएं जिसके कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह शुरू हुआ। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन के गठन का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में रानी गाइदिन्लियू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय दल आज से दौरे पर। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ई-श्रम पोर्टल पर अब तक असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में भारतीय बाजारों में 19,712 करोड़ रुपए निवेश किए और सिंगापुर और भारत के बीच 29 नवंबर से यात्री उड़ानें फिर से शुरू होंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।